हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में। लेकिन जो ये रेवोल्यूशन जिसके यानी कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैंने बताया था उसमें जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। हमने बात की थी लुइस सिस्टन के बारे में, जो एक क्रूअल रूलर था। हमने बात की थी कि क्या क्या कॉजेज़ थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में हम क्या जानते हैं कि लुइस सिस्टीन कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द States General to pass his proposal to increase taxes on 5th May 1789। तो क्या था कि पहले फ्रांस में क्या था कि अगर खासकर लुइस सिस्टीन के समय में कि अगर मतलब कोई प्रपोज़ल पास करना होता था तो उस समय स्टेट्स जनरल की असेंबली को बुलाना पड़ता था। ओके और उनके आधार पे ही ये प्रपोज़ल पास हो सकता था। ओके तो इसलिए लुइस सिस्टीन ने एक असेंबली बुलाई थी स्टेट जनरल का। ओके ताकि वो लोग जो है एक प्रपोज़ल पास कर, जब भी कोई न्यू आपको लॉ बनाना है, प्रपोज़ल पास करना है किसी चीज़ के लिए, तो स्टेट्स जनरल की असेंबली बुलाई जाती थी। तो उन्होंने बुलाया स्टेट जनरल की असेंबली ऑन 5 मई 1789 के समय में, ताकि वो चीज़ों के टैक्सेस को इंक्रीज़ कर सके, ताकि वो टैक्सेस को इंक्रीज़ कर सके। तो फॉर दैट रीज़न उन्होंने बुलाया था असेंबली। तो आपको मैंने बताया था कि दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। ओके तो फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 में, कि फर्स्ट स्टेट में मैं फिर भी बता दे रही हूँ, क्लर्गी आते हैं जो कि और चर्च के लोग आते हैं। ओके तो ये जो है फर्स्ट स्टेट्स में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उनको अधिकार था एक वोट का, यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव में से सिर्फ एक ही वोट मतलब जाएगा। ओके और जो सेकेंड स्टेट जिसमें किंग और उनकी नोबिलिटी और और साथ में किंग के घराने के लोग, उनके मिनिस्टर्स, ये सारे आते थे सेकेंड स्टेट में। और सेकेंड स्टेट में भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उसमें से भी एक वोट जाता था। और थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे। थर्ड स्टेट यानी बिजनेसमैन और आपके पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सब जो लोग थे ये थर्ड स्टेट्स में थे। और इसमें थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स और इनको भी अधिकार था एक ही वोट का। चलिए यहाँ पे 300 थे तो 1 वोट हो गया, यहाँ भी 300 थे तो 1 वोट गया, पर यहाँ ज़्यादा थे, डबल थे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, तो भी एक ही वोट का इनको अधिकार था। ओके तो आगे बढ़ते हैं। The peasants and the artisans were denied to enter the assembly and only more prosperous and educated members were allowed। तो देखो एक और चीज़ भी थी कि जो किंग थे ना, उनमें जाति भेद बहुत ज़्यादा था उनके अंदर। तो क्या करते थे कि जो पीजेंट्स और आर्टिसंस टाइप के कैटेगरी के जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, उनको जो था असेंबली में इंटर करना भी अलाउड नहीं था। और सिर्फ जो एजुकेटेड पर्सनस होते थे, जो प्रॉस्परस यानी रिच पर्सनस होते थे, हाँ, तो उन्हीं को अलाउड था कि वो असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो ये थर्ड स्टेट्स के मेंबर थोड़े गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या डिमांड किया कि हर इंडिविजुअल को, मतलब यानी 600 रिप्रेजेंटेटिव है तो हर 600 रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट का अधिकार हो, जैसे इंडिया में हम देते हैं, ठीक है ना, पर पर्सन एक वोट जाता है। तो इन्होंने कहा कि हर जो इंडिविजुअल वोटिंग राइट हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है, मीन्स ईच मेंबर वुड हैव 1 vote। The third state protested and walked out of the assembly when the king rejected the proposal। अब देखो किंग को ये प्रपोजल पसंद नहीं आया। ओके उन्होंने साफ तौर पे ये प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया। अब देखो क्यों रिजेक्ट किया, डर तो होगा ही ना, इनमें ज़्यादा मेंबर्स है, अगर एक एक वोट भी गया ओके तो क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि सत्ता बदल जाए,
है ना। हो सकता है कि सकता नहीं मतलब हो सकता है कि जो प्रपोजल ये लेके आए हैं टैक्सेस इंक्रीज करने का, ये धरा का धरा रह जाए, नहीं हो पाए, है ना। तो इन्होंने बहुत चालाकी से वोटिंग सिस्टम अपना किया हुआ था कि भैया 300 रिप्रेजेंटेटिव दोनों स्टेट्स के हैं, वो एक एक वोट ऑब्वियसली वो देंगे। उनको क्या मतलब, इनको कोई टैक्स तो देना ही नहीं रहता था, टैक्स तो बेचारे थर्ड स्टेट्स वालों को देना रहता था। तो ये बड़े चालाकी से जो है ये दिखा देते, हाँ हाँ देखो हम सबके सहमति से काम करते हैं। तो ये जो है ले आते थे अपना, ठीक है, प्रपोजल्स असेंबली के बीच में। और क्या होता था कि हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के वोट्स जाते थे, 1 वोट्स, यानी 2 वोट्स इनका, 1 वोट बेचारे ये देते थे। ओके, तो क्या होता था, हमेशा ये जीत जो होती थी राजा के प्रपोजल की होती थी, है ना। तो इसलिए राजा ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम ये इंडिविजुअल वोटिंग राइट को नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स हैं उनको गुस्सा हो गए, काफ़ी नाराज हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एंड दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, उन्होंने असेंबली से वहाँ निकल गए वो लोग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कैसे बनी? तो अभी हमने देखा कि थर्ड स्टेट्स के मेंबर जो है नाराज होके निकल गए थे असेंबली से। ओके, तो ऑन 20 जून द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट्स असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्सेस वेयर दे डिक्लेयर देमसेल्व्स इन नेशनल असेंबली। ओके, तो क्या होता है 20 जून को जो ये आपकी जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ओके, वो क्या होते हैं, वो असेंबल्ड होते हैं, जमा होते हैं इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, उसके हॉल में ये लोग जमा होते हैं। तो और कहाँ पे होता है ये एक्टिविटी, का किस जगह पे होता है, इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेस, जहाँ पे उन्होंने क्या अपने आप को डिक्लेयर किया, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज नेशनल असेंबली, उन्होंने अपना नामकरण किया, उन्होंने कहा कि हम हैं नेशनल असेंबली एंड वोट टू ड्राफ्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुल लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। उन्होंने वोट किया, यानी उन्होंने शपथ लिया, ठीक है, प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे फ्रांस के लिए जहाँ पे जो मोनार्च यानी किंग का पावर लिमिटेड हो जाएगा, किंग की मनमानी नहीं चलेगी। ओके, सो यहाँ पे 2 नाम आप जानेंगे और ये बिल्कुल बाय हार्ट आपको करना है। एक है मिराबियो जो कि एक नोबल रहते हैं, और अब्बे सेयस वो एक प्राइस रहते हैं, वो जो थे इन थर्ड स्टेट्स के लीडर थे। थर्ड स्टेट के लीडर के तौर पे 2 नाम है यहाँ पे, मिराबियो जो कि एक नोबल है एंड अब्बे सेयस जो कि एक प्रीस्ट रहते हैं। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। Meanwhile, a severe winter destroyed food crops which resulted in increase in the prices। तभी क्या होता है ना, इस इंसिडेंट्स के दौरान ही क्या होता है कि उस साल का विंटर जो था ना बहुत ज़्यादा सीवियर था, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से जो वहाँ के अनाज होते हैं, फूड क्रॉप्स होते हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द प्राइस, जिसकी वजह से जो प्राइजेस है, दाम है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, काफ़ी जो है प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। तो द बेकर्स ऑल्सो होर्डेड सप्लाईज ऑफ ब्रेड्स फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट। देखिए क्या होता है ना कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्या होता है कि लोग होर्डिंग करने लगते हैं, यानी जमा खोरी जिसको कहते हैं हिंदी में। ओके, तो क्या करते हैं वो, जिसको छुपा छुपा के वो चीज़ों को रखते हैं, लोगों को नहीं पहुंचाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने लगता है तो उसके दाम जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा के बेचने लगते हैं उस चीज़ को। ओके, तो उसको होर्डिंग कहते हैं। तो बेकर्स जो होते हैं, अच्छा बेकर्स की बात क्यों हो रही है कि उस समय में फ्रांस की सोसाइटी में ब्रेड बहुत ज़्यादा खाया जाता था, जैसे कि हमारे इंडिया में रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है ना, चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो उसी समय तो उस समय फ्रांस जो था, जिस समय के फ्रांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस समय बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चलते थे। तो वो जो ब्रेड रहता था, जो लोगों का स्टेपल फूड था उस समय का, तो उसकी सप्लाई को उन्होंने होल्ड करना शुरू कर लिया था ग्रेटर प्रॉफिट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड्स
ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। क्या होता है, लंबी कतारें लगती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, यू नो लेडीज़ खास करके, क्योंकि वो जाती थी लेने के लिए ये चीज़ें सामान, तो लंबी लाइन लगी थी वुमेन का, और वहाँ पे वो लोग कई घंटों तक खड़ी हुई थी, ठीक है। और फिर उनको कह दिया जाता है कि नहीं अब सामान ख़त्म हो जा रहा है, उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता उनके नीड के सामान। तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो स्टॉर्म होता है ना, जैसे कि एक साथ एक आंधी तूफान की तरह वो शॉप पे अटैक कर देती हैं, ओके, गुस्से के कारण। सो एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस। तो उसी समय में किंग ने भी अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया पेरिस जाने के लिए, ओके। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट जो इंसिडेंट क्या हुआ था, क्या आपका 14 जुलाई के समय क्या हुआ था, मॉर्निंग के समय पे लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और एक अफवाह फैली थी कि जो राजा ने अपने ट्रूप्स को किस लिए भेजा है, फॉर ओपन फायरिंग ऑन द सिटीजन्स ऑफ पेरिस। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी, देखा जाए तो पूरी तरह से। राजा ने किस लिए भेजा था, राजा ने अपने ट्रूप्स को भेजा था वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो गया था कैओस का, उसको कंट्रोल करने के लिए, कि देखो क्या हो रहा है, ये जो तोड़ फोड़ मच रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भेजा था। कि अफवाह के कारण लोगों को लगा कि ये राजा हमें मारने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में बेस्टिल का किला गिरा दिया था। वहाँ के प्रिजनर्स, क्योंकि वो किला के साथ साथ एक प्रिजन भी था, तो वहाँ के प्रिजनर्स को भी रिहा कर दिया था, ठीक है। तो ये घटना इस तरह से हुई थी, ओके। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड from village to village that the lords of the manor were on their way to destroy the ripe crops through their hired gangs। ओके, तो क्या होता है ना, कंट्री साइड यानी कि गाँव में भी ये रूमर हो गया था कि विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव में अफवाहें फैल रही थी कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर जो आ रहे हैं अपने रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं, जो हमारे जो क्रॉप्स उगे हुए हैं, ठीक है, वो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने की हायर्ड गैंग है। हायर्ड गैंग क्या होता है, किसी को आप सुपारी देते हैं ना, वो खाने वाला सुपारी नहीं, ओके, वो सुपारी आप देते हैं, सॉरी, कि आप जो जाओ और जाके फसल आप इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, है ना। तो वो सुपारी इसी तरह की जो हायरिंग गैंग थी, जिसको कहा गया था इनके अफवाह के अनुसार कि जाके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, जो क्रॉप्स है राइप क्रॉप्स, अरे तैयार क्रॉप्स, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। कहाँ से ये बात पसंद आए कि गाँव वालों को, बताइए। तो होता क्या है कि ड्यू टू फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स अट्रैक्ट द कैसल ऑफ नॉबल्स, लूटेड ग्रेन एंड बर्न्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनरल ड्यूज। ओके, जो मैनर के बारे में मैं आपको बता दूं क्या होता है कि अब ये पीजेंट्स होते थे ना, ये इनके अपने तो कोई लैंड्स होते नहीं थे, ये किसी नॉबल के अंदर काम करते थे, उनके लैंड की देखभाल करते थे, उस पर क्रॉप्स ग्रो करते थे, फिर उनसे जो मिलता होगा मैनर की तरफ से वो उनको मिलता था, ठीक है। तो ये होता था। तो क्या होता था कि ये जब इन्होंने सुना कि ये राइप क्रॉप्स हो गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये हाइड गैंग्स भेजा जा रहा है, तो डर के कारण इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक्ड, इन्होंने अटैक किया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट ने बहुत सारे नॉबल्स के मकान को, उनके कैजल्स को, महलों को अटैक किया। वहाँ से जितने भी जो जमाखोरी से रखे गए जो ग्रेन्स थे, ठीक है, जो ग्रेन्स थे जो नॉबल्स के अंदर में था, तो वो ग्रेन्स को उन्होंने लूट लिया। वहाँ के डॉक्यूमेंट, अच्छा डॉक्यूमेंट्स होते थे, है ना, कि रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे कि भैया तुमने इतना कर्जा लिया है, तुम्हारे पे ये चीज़ें हैं, तुमको बहुत से लोग बंधुआ मजदूरी भी करवाते थे, इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे जिसमें ड्यूज़ के बारे में लिखा रहता था, मैनुअल ड्यूज़ के बारे में लिखा होता था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी जला देते। तो पहली चीज़ें इन्होंने अटैक किया कैजल को, दूसरा वहाँ के सारे ग्रेन्स लूट लिया, अनाज लूट लिया, और तीसरे डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया। अब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा किसका कितना कर्जा है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ नॉबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, सब नॉबल्स डर गए थे, वो बहुत सारे संख्या में जो नोबल्स थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, भाग गए थे घर छोड़ के। एंड मेनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, और बहुत से लोग नेबरिंग कंट्रीज़ में भी चले गए थे, ठीक है, आसपास के कंट्रीज़ में चले गए थे शरण लेने के, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो लुईस सिस्टन फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लुईस सिस्टन ने देखा कि भाई अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा नेशनल असेंबली को, तो क्या होगा, ये सिचुएशन और जो है ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, और फिर मेरे हाथ से ये चला जाएगा, सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली
नेशनल असेंबली को माना और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट किया। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस पास द लॉ फॉर एबोलिशिंग द फ्यूडल, ठीक है, फ्यूडलिज्म का लॉ जो है फ्रांस ने एबॉलिश कर दिया 4 अगस्त 1789 को। द मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी वेर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और क्लर्गी यानी चर्च के जो मेंबर्स थे उनको भी अपने प्रिविलेजेस, ठीक है, अपनी प्रिविलेज, उनको काफ़ी प्रिविलेजेस मिलता था, ओके, तो वो सारे प्रिविलेजेस को छोड़ देने के लिए उनको फोर्स किया गया, ओके। और साथ साथ तिथेस, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि तिथेस क्या था, तिथेस एक टैक्स है, ठीक है, जो पीजेंट्स चर्च यानी चर्च को पे करता था, ठीक है, या क्लर्गी को पे करता था। तो तिथेस वेयर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वाज कॉन्फिस्टिकेटेड। चर्च के अंदर में जितने भी लैंड आते थे, जो चर्च के हिस्से में थे, जो लैंड वो ओन करता था, उस सबको कब्जे में कर लिया जाता है, कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो नेशनल असेंबली को जब लुई 16 ने रिकॉग्नाइज किया तो क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद, ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो फ्यूडलिज्म ख़त्म कर दिया गया, फिर क्लर्गी के कार्य प्रिविलेजेस को हटा दिया गया, तिथेस को एबॉलिश कर दिया गया, और चर्चेस के द्वारा जो लैंड्स कॉन्फिस्टिकेट किए गए थे वो भी छीन लिए गए, ओके, सॉरी, लैंड जो ओन किए गए थे उनको छीन लिया गया, कॉन्फिस्टिकेट कर लिया गया, कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, ओके। फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एक और चीज़ हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट, ये हुआ था कि फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या होता है कि राजा का ही डिसीजन सब कुछ नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे डिसीजन देना पड़ेगा, ओके। एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्ची जहां राजा का डिसीजन है, सब कुछ राजा ने कह दिया तो कह दिया, अब उसको कोई नहीं बदल सकता। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में अगर राजा है तो राजा का डिसीजन होगा फाइनल, बट ही हैज़ टू गिव हिज डिसीजन, टेक्स डिसीजन और गिव हिज ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नहीं, आगे बढ़ते चलिए। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो 1791 को नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। द मेन एम वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, जिसका मेन एम क्या था कि मोनार्च के पावर को यानी राजा के पावर को लिमिट करना। इसी के उद्देश्य से तो नेशनल असेंबली बनी थी, है ना। हमने देखा था ना कि नेशनल असेंबली जब बनी थी तभी उन्होंने शपथ किया था कि राजा के पावर्स को वो लिमिट करेंगे, और इसमें ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे, ओके। जिसका एम था इस कॉन्स्टिट्यूशन का टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। चलिए एक टॉपिक और है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं, पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं। फ्रांस में उस समय क्या थे एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स क्या थे, मैन अबाउट 25 ईयर्स हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेज एंटाइटल्ड टू वेस्ट। तो एक्टिव सिटीजन्स में सिर्फ मैन आते थे, वेमेन नहीं आती थी, ओके। तो वो मन जो 25 साल के हो गए थे, 25 साल और 25 साल के ऊपर के मैन जो कि टैक्सेस पे करते थे, और कितना पे करते थे, उनके टैक्स अगर वो जो 3 दिन का लेबर का कमाई होता है, अगर उसके मतलब उतना टैक्सेस वो पे करते हैं, ठीक है, वह उतना टैक्स वो पे करते हैं या उससे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो वो वोट कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो था ये था कि अगर 3 दिन के लेबर का कमाई आप उतना कमा लेते हो, ठीक है, ओके, तो हाँ, men who about 25 years who pay taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage entitled to vote, okay, 3 days of laborer's wage के जितना वो कमा लेते हैं then they can vote, okay। और पैसिव सिटीजन्स में कौन आती थी, पैसिव सिटीजन में आती थी women and rest of the citizens who have no voting power, ठीक है। जो 3 दिन के ये जो लेबरर्स की कमाई तक भी नहीं कमा पाते थे तो उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था, और विमेन को वैसे भी कोई अधिकार नहीं था इस समय में। तो विमेन भी पैसिव सिटीजन्स में थी और बाकी जो बचे लोग थे वो भी पैसिव सिटीजन्स में आते थे। नाउ व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स, ओके। तो एक टर्म आता है, क्या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स क्या बताता है कि सम राइट्स वेयर, तो अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन में कुछ राइट्स दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी जो असेंबली थी उसके तरफ से, नेशनल असेंबली की तरफ से क्या क्या राइट्स मिले थे। तो राइट्स क्या थे, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह के जो बेसिक राइट्स थे वो प्रोवाइड किए गए थे वहाँ के सिटीजन्स को, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
और इसके थर्ड पार्ट में यानी चैप्टर 3 में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।